नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक्टर सलमान खान का नाम पहले नंबर पर है। सूत्रों का दावा है कि पिछले साल दिसंबर में एनआईए के सामने पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने बयान में कई चौंकाने वाले बातें बताई थी। एनआईए सूत्रों का कहना है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और इसी वजह से वो उन्हें किसी भी कीमत पर जान से मारना चाहता है, ये उसने कहा है। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उसमें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह समेत बम्बिहा गैंग के कई गुर्गों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें वो हर हाल में ठिकाने लगाने की कसम खा चुका है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में एक्टर सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया। पिछले साल दिसंबर में लॉरेंस ने एनआईए के सामने दिए अपने बयान में ये कबूल किया कि उसकी टॉप 10 टारगेट लिस्ट में सलमान खान पहले नंबर पर है, जिन्हें वो हर हाल में मारना चाहता है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था, जिसे बिश्नोई समुदाय पूछता है। इसी वजह से वो उन्हें मारना चाहता है। इसके लिए लॉरेंस ने अपने करीबी संपत नेहरा को सलमान खान की रेकी के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन उसी दौरान हरियाणा एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने अपने दूसरे टारगेट का जिक्र करते हुए सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का नाम लिया। उसका आरोप है कि उसी ने विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटरों को छिपने में मदद की थी। और एनआईए के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि 2021 में उसने अमेरिका से गोल्डी बराड़ के जरिए गोगी गैंग को 2 जिगाना पिस्तौल दिलवाई थी। पिछले महीने की 15 तारीख को यूपी के प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी और उन्हें मारने के लिए तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई थी। जांच के बाद ये बात सामने आई कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े थे और ये शक जताया गया कि गोगी गैंग के इशारे पर ही अतीक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और अब एनआईए के सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए गोगी गैंग तक तुर्की की जिगाना पिस्तौल पहुंचाई गई थी। एनआईए के सूत्र ये भी बताते हैं कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान इस राज से पर्दा उठाया कि अमेरिका से गोल्डी बराड़ ने ही गोगी गैंग को जिगाना पिस्तौल दिलवाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक गैंग के गुर्गों का आतंक जारी है। गैंग के गुर्गों पर एक परिवार से जबरन घर में घुसकर 15 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा। पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने उनके मकान पर कब्जा करने की धमकी भी दी। और आरोप है कि इस दौरान अतीक गैंग के गुर्गों ने पिस्तौल दिखाकर परिवार के लोगों से मारपीट की। घर में घुसकर बदमाशों के धमकी देने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मोहम्मद नबी, मोहम्मद इकराम और मोहम्मद इस्माइल नाम के 3 बदमाश सोफे पर बैठे दिखे, जबकि परिवार के मुखिया राकेश कुमार जमीन पर बैठे नजर आए। आरोप है कि इस दौरान अतीक के तीनों गुर्गों ने उनसे 15 लाख रुपए की डिमांड की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, आरोप है कि बदमाशों ने उनके मकान पर कब्जा करने की धमकी भी दी। ये वीडियो 18 मई का बताया जा रहा है, जिसे परिवार के एक सदस्य ने चोरी छिपे बना लिया था। इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले और 1 लाख के नामी सद्दाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अपने एक साथी का बर्थडे मनाता दिखाई दिया। कुछ रोज पहले ही ये खबर आई थी कि सद्दाम गिरफ्तारी के डर से दुबई फरार हो चुका है और वहां से उसने अपने कुछ करीबियों को तस्वीरें भी भेजी थी। और अब सद्दाम का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने करीबी का बर्थडे मनाता दिखाई दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें सारे लोग जैकेट और गर्म कपड़े पहने नजर आए। मतलब ये वीडियो सर्दियों का है, जिसमें अशरफ के साले सद्दाम के अलावा अतीक गैंग के गुर्गे लल्ला गद्दी, फुरकान नबी और कई दूसरे बदमाश भी दिखाई दे रहे हैं। सद्दाम पर आरोप है कि वो बरेली जेल में शूटरों को अशरफ से मिलवाने का काम करता था और उसे उमेश पाल हत्याकांड की पूरी जानकारी थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस इन सभी लोगों की जानकारी जुटाने में जुट गई। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर अतीक अहमद की दुबई की प्रॉपर्टी के लिए उनके परिवार में ही लड़ाई शुरू हो गई। अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम और अतीक की करीबी माने जाने वाली शबाना का बेटा आरिफ उस प्रॉपर्टी के लिए आमने सामने, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने मरने से पहले दुबई की ये प्रॉपर्टी शबाना के बेटे आरिफ के नाम कर दी थी। लेकिन अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम किसी भी कीमत पर उस प्रॉपर्टी को हाथ से निकलने देना नहीं चाहता। सद्दाम हाल ही में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुबई फरार हो गया और इसका पता तब चला जब दुबई पहुंचने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी। सूत्रों के मुताबिक अशरफ की पत्नी का दूसरा भाई जैद भी सद्दाम के साथ इन दिनों दुबई में है और दोनों भाई मिलकर आरिफ से ये प्रॉपर्टी हथियाने में जुटे हैं। इधर कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक शुरू हो गई। बैठक की सुरक्षा के लिए सेना के जवानों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि 2019 में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद वहां होने वाला यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। डल झील के किनारे शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित इस बैठक को लेकर ट्रिपल लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। 24 मई तक चलने वाली बैठक के लिए जमीन पर एनएसजी कमांडो तो डल झील में मरीन कमांडो का दस्ता तैनात है।
जबकि आसमान से सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल टुकड़ी के जिम्मे है। कार्यक्रम स्थल के अलावा सेना के जवानों को पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मुस्तैद कर दिया गया, ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि श्रीनगर में हो रही G20 की बैठक से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि उसने इसमें खलल डालने की भी कोशिश की थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसकी साजिश की हवा पहले ही निकाल दी। और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की यही मुस्तैदी अब पाकिस्तान की छटपटाहट की वजह बन रही है। आतंकी घुसपैठ कराने की सारी कोशिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए। बिलावल ने यह बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंच कर दिया। वो ऐसे वक्त में पीओके पहुंचे जब श्रीनगर में G20 की बैठकें चल रही हैं। और इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है, जबकि भारत श्रीनगर में G20 की बैठक का आयोजन कर रहा है। इसीलिए वो किसी भी तरह कश्मीर में आतंक फैलाने में जुटा है। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर कश्मीर पर जहर उगला। India's continued denial of the rights of the Kashmiri people is wrongful, illegal act. कश्मीर का राग अलापते हुए बिलावल ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने को गलत बताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और भारत पर ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। G20 की बैठक शुरू होते ही पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची और 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग को सोशल मीडिया पर वायरल करने का प्लान तैयार किया। जब भारत की जांच एजेंसियों ने इन हैशटैग की पहचान की तो पता चला कि ऐसी 100 से ज्यादा फेक प्रोफाइल बनाई गई थी, जिनके जरिए G20 के खिलाफ प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाने की कोशिश की गई। जांच में 500 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी पहचान की गई, जिन्हें पाकिस्तान ने खास इसी प्लान के लिए एक्टिव किया था। इन मोबाइल नंबरों से भारत में लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज किए गए और लोगों से G20 बैठक के विरोध में व्हाट्सएप पर काली डीपी लगाने के लिए कहा गया था। इसके अलावा श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पोस्टर लगाकर भी बैठक का बहिष्कार करने की अपील की गई। लेकिन पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का भारत की तैयारियों पर कोई असर नहीं हुआ। कश्मीर में G20 देशों की बैठक के बीच वैष्णो देवी मंदिर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। श्रीनगर में 3 दिनों की G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। वैष्णो देवी मंदिर के आसपास भी इसी वजह से सुरक्षा बढ़ी और सेना के जवानों ने मंदिर में दर्शन के लिए आने जाने वाले हर आदमी पर पैनी नजर रखी। वो वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी भी ले रहे हैं और शक होने पर लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आतंकी 22 मई से 24 मई तक होने वाली G20 देशों की बैठक को नुकसान न पहुंचाएं। इसीलिए मंदिर के आसपास सेना के जवानों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया। उधर बिहार के मुंगेर में एक दुल्हन को शादी की रात गोली मार दी गई। लड़की बारात आने से पहले तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई थी और उसी दौरान अचानक लड़के ने उस पर हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। कैमरे में लड़का दुल्हन पर गोली चलाता नजर आया, जबकि लड़की पर हमला करने के बाद लड़के ने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन पिस्तौल उसके हाथ से नीचे गिर गई और फिर लड़का वहां से फरार हो गया। कहा जा रहा है कि लड़का बिहार पुलिस में है और इस वक्त पटना में तैनात है। गोली मारा है, उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। वहीं हमले में घायल लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट धरने पर बैठे लोगों से मिलने पहुंचे। सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक ही परिवार के 6 लोगों को कुचल दिया था, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर परिवार वाले शव लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद सचिन पायलट ने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। क्योंकि जयपुर के चाकसू में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे 6 लोगों को कुचला था, जिनमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के बारे में जैसे ही मृतकों के परिवार को पता चला, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वहां मातम छा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर वालों ने साजिश के तहत हमला किए जाने का आरोप लगाया। जानबूझ के मारा था उसने और 3 थे। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। इधर उत्तराखंड के पौड़ी में एक बीजेपी नेता ने अपनी बेटी की शादी टाल दी, क्योंकि शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ हिंदू संगठनों और लोगों ने शादी का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद माहौल ठीक नहीं होने का हवाला देकर बीजेपी नेता ने शादी को टाल दिया। लेकिन विरोध बंद नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता के विरोध में जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बड़ा निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद इसकी घोर निंदा करता है।
दरअसल पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी अमेठी के एक मुस्लिम लड़के से तय हुई थी। शादी के लिए दोनों परिवारों में रजामंदी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर शादी का कार्ड वायरल होने के बाद विरोध बढ़ा और शादी स्थगित कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। इस बार उन्होंने सीधे सीधे संतों पर निशाना साधा और उनके पहनावे पर सवाल उठाते हुए उन्हें आतंकवादी तक कह डाला। साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। ये बयान सुनते ही साधु संत भड़क गए। तो सनातन को गाली देने वाले ये कौन होते हैं? इनको किसने अधिकार दिया? ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी बयान पर बवाल हुआ। इससे पहले उनके रामचरितमानस और रामराज पर दिए बयानों पर विवाद हो चुका है। इस बीच बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को 31 साल पुराने एक और मामले में सजा सुनाई जाएगी। उन पर वाराणसी में 31 साल पहले हुए अवधेश राय की हत्या का आरोप है और इसी मामले में उनकी वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई, जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब एमपी एमएलए कोर्ट 5 जून को इस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाएगी। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इधर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बजरंग दल को बैन करने वाले बयान पर सियासत बढ़ गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने अरशद मदनी के बयान का विरोध किया और उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाने की नसीहत दे डाली। मदनी जैसे नेताओं को अपनी जमात के साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाना चाहिए था। असल में एक रोज पहले अरशद मदनी ने कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने वाली बात का समर्थन किया था। अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, मुल्क बर्बाद न होता। जिसके बाद अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग बुरी तरह भड़क गए। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल पर बैन करने की बात कही थी, उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था। उधर मुस्लिम धार्मिक संगठन जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को गद्दार बता दिया, जिसके बाद उनके बयान पर सियासी बहस छिड़ गई। हसन मदनी ने यह बयान मुंबई में हुई जमीयत उलमा हिंद की बैठक में दिया और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को चेतावनी दे डाली। हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार कौन है इस देश के? जिसके बाद उनके बयान पर सियासी बहस छिड़ गई और विश्व हिंदू परिषद ने भी पलटवार किया। ये बहुत भारी पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि हसन मदनी का इशारा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर था, क्योंकि वो अक्सर हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को फिर से गिरफ्तार होने का डर सताने लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ सरकार ने मिलकर बड़ी साजिश की, जिसमें फंसाकर उन्हें फिर से गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि इस्लामाबाद में पेशी के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान ने यह डर पीएम शहबाज शरीफ के दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेने वाले बयान के ठीक एक दिन बाद जताया। कोई भी कानून के पानी हाथों से बच नहीं सकेगा। इससे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी दंगाइयों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही थी और इसी वजह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार की तुलना हिटलर से कर दी। उन्होंने बयान दिया कि जैसा हिटलर ने जर्मनी में किया था, वैसा ही शहबाज सरकार पाकिस्तान में कर रही है। इमरान इस समय जेल से बाहर हैं, लेकिन उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसीलिए वो शहबाज सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। इस बार तो उन्होंने शहबाज सरकार की तुलना हिटलर के शासन से कर दी। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि जैसे हिटलर ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए आगजनी का इस्तेमाल किया था, आज वैसा ही पाकिस्तान में भी हो रहा है। उन्होंने शहबाज सरकार पर उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाया और बयान दिया कि पीटीआई नेताओं के घर में घुसकर उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में लोगों की आजादी छिन चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अवैध तरीके से पटाखा बनाते हुए एक घर में विस्फोट हो गया और आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में एक 8 साल की बच्ची और उसकी मां झुलस गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। जानकारी के मुताबिक दक्षिण 24 परगना के बजबज में एक मकान में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। इसी दौरान वहां विस्फोट हो गया और 2 लोगों की जान चली गई। इससे पहले पूर्वी मिदनापुर के एगरा में भी एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की थी और अब एक बार फिर बंगाल में पूर्वी मिदनीपुर जैसी घटना से हड़कंप मच गया। इस बीच यूरोप के देश क्रोएशिया में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि विमान में कितने लोग सवार थे इसका पता नहीं चल सका। जानकारी के मुताबिक विमान ने यूरोप के देश स्लोवेनिया से क्रोएशिया के लिए उड़ान भरी थी, तभी वो विमान रडार से गायब हो गया, जिसके बाद उसका पता नहीं चल सका।
बताया गया कि प्लेन क्रोएशिया के जंगलों से गुजर रहा था, तभी तकनीकी खराबी की वजह से उसमें आग लग गई और उसमें मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शवों की तलाश शुरू कर दी। इधर कर्नाटक में नई सरकार बनते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण किया। उन्होंने गौमूत्र डालकर पूरे विधानसभा परिसर को साफ किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पहले ही कह चुके थे कि सत्ता में आते ही वो विधानसभा का शुद्धिकरण करवाएंगे, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वही किया। उन्होंने पूरे विधानसभा परिसर का शुद्धिकरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक पंडित भी पहुंचे, जिन्होंने विधानसभा के बाहर नारियल रखकर पूजा की और फिर कार्यकर्ताओं के साथ पूरे परिसर में गोमूत्र का छिड़काव किया। विधानसभा चुनाव से पहले डीके शिव कुमार ने कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सबसे पहले गोमूत्र और डेटॉल से विधानसभा का शुद्धिकरण करवाएगी। उन्होंने ये ऐलान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए किया था। उधर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। वहां सिडनी में उनसे मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जापान से शुरू हुई प्रधानमंत्री की यात्रा का ऑस्ट्रेलिया आखिरी पड़ाव है, जहां उनके कदम पड़ते ही लोग खुश हो गए। महिलाएं, बच्चे और पुरुष तिरंगा लेकर उनसे मिलने पहुंचे। लोगों का प्यार देखकर प्रधानमंत्री भी दिल खोलकर उनसे मिले। बच्चों पर तो उन्होंने खूब प्यार लौटाया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री आगे भी इसी तरह भारत के लिए काम करते रहेंगे। I want him to keep going and win the next elections. ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री वहां के पीएम से मिलेंगे। इसके अलावा वो व्यापारिक बैठकों और अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। और पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। विदेश दौरे पर निकले प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में तीसरी FIPIC समिट का हिस्सा बने। 2014 में यह संस्था भारत और प्रशांत महासागर में बसे 14 देशों के रिश्ते बेहतर करने के लिए बनी थी। प्रधानमंत्री इसी की तीसरी समिट में शामिल होने पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। लोग उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे। किसी ने उनकी तस्वीर खींची तो कोई उनके पैर छूने लगा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगे। प्रधानमंत्री जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तब वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने भी इसी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने पीएम के पैर तक छू लिए थे, जिसकी दुनिया भर में खूब चर्चा हुई। इधर उत्तर प्रदेश सरकार विदेशी फंडिंग से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए सरकार ने राज्य में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अवैध मदरसों का पूरा मकड़जाल मिला था। खबर है कि ज्यादातर मदरसे यूपी के उन इलाकों में हैं जो नेपाल के नजदीक है। यूपी में 8,441 अवैध मदरसों की जानकारी मिली, जिनमें आरोप है कि 4,000 मदरसे विदेशी फंडिंग से चलाए जा रहे थे। ऐसा आरोप है कि ज्यादातर मदरसों को दुबई से चंदा मिला। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश से भी फंडिंग हुई। कई मदरसों ने विदेश से चंदा मिलने की बात कबूली, लेकिन इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज दिखा न सके। अब इन अवैध मदरसों के खिलाफ यूपी बोर्ड की परीक्षा के बाद कार्रवाई की तैयारी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक बयान के हवाले से यह दावा किया कि बखमूत पर पुतिन की सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। मतलब 9 महीने तक जंग लड़ने के बाद जेलेंस्की की फौज ने बखमूत में रूस के आगे घुटने टेक दिए, जबकि जेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि उनकी सेना किसी भी कीमत पर वहां से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि 20 मई को रूस ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप और उसकी सेना ने मिलकर बखमूत पर कब्जा कर लिया है। इसके एक दिन बाद जेलेंस्की ने भी इस पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बखमूत अब हमारे दिलों में बसा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जापान में G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान जेलेंस्की ने यह जानकारी बाइडेन को दी। उन्होंने ये भी बताया कि बखमूत पर न सिर्फ रूस का कब्जा हो गया है, बल्कि पूर्वी यूक्रेन में बसा ये शहर जंग में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और बखमूत पर कब्जा करने के बाद वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें जंग की वजह से पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बसा ये शहर पूरी तरह तबाह नजर आया, क्योंकि पुतिन ने इस छोटे से शहर को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तक कि रूस ने इंसानों को भाप बना देने वाले अपने सबसे घातक हथियार टॉस-1A थर्मोबैरिक MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को उतार दिया था। इसे थर्मोबैरिक बम भी कहते हैं। रूस का दावा है कि अब बखमूत पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। सबूत के तौर पर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वहां हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दी। जो वीडियो सामने आया उसमें शहर की सभी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील दिखी। मिसाइल गिरने से जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। इस दौरान वहां रूसी सेना के कुछ जवान गश्त करते भी दिखाई दिए। इधर IT शेयरों में जबरदस्त तेजी की वजह से शेयर बाजार में निवेशकों की बम्पर कमाई हुई। एक दिन में निवेशकों की संपत्ति 2,20,000 करोड़ बढ़ गई, जिसमें सिर्फ IT ही नहीं बल्कि टेक, सर्विसेज और फार्मा के शेयरों का भी बड़ा योगदान रहा। हालांकि बैंकिंग और टेलीकॉम शेयरों में थोड़ी कमजोरी रही, लेकिन इससे उभरते हुए शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 234 अंक उछलकर 61,934 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 111 अंक चढ़कर 18,300 के पार बंद हुआ। और इस तरह एक ही दिन में निवेशकों को 2,20,000 करोड़ का फायदा हुआ। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में दरार आ गई। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि चीन CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बंद होने की वजह से नाराज है।
क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक संकट में चीन ने उसकी मदद तो की, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फिर से शुरू नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट पर चीन का अब तक $40 अरब खर्च हो चुका है, जबकि ये पूरा प्रोजेक्ट ही $60 अरब का है। पाकिस्तान के मीडिया ने चीन की नाराजगी की वजह पाकिस्तान के सियासी हालात को बताया। इसलिए पिछले महीने पाकिस्तान के सियासी दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री ने वहां के हालात पर खुलकर बयान दिया था। और पाकिस्तान के मीडिया ने भी चीन की नाराजगी को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से। वहां ईरान के सुरक्षा बल के जवानों पर आधुनिक हथियारों से लैस कुछ आतंकियों ने हमला बोल दिया, जिसमें ईरान के 6 सैनिक मारे गए जबकि 2 जवान घायल हो गए। घटना तब हुई जब कुछ हथियारबंद आतंकी पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पार कर ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईरान के सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें ईरान के बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात 6 सैनिकों की मौत हो गई। ईरान की मीडिया ने दावा किया गया कि इस खूनी झड़प के बाद सारे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि यह हमला किस आतंकी संगठन ने किया इसका पता नहीं चल सका और न किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस घटना के बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये खूनी झड़प राजधानी तेहरान से करीब 1360 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व के एक शहर सरावान में हुई। ईरान के मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकी ईरान के इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और जब ईरान के सुरक्षा बल ने उनका विरोध किया तो उन्होंने हमला बोल दिया। इस हमले में ईरान के 6 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। जिस इलाके में झड़प हुई वो ईरान के सबसे गरीब इलाकों में एक है, जहां शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। उधर ईरान और अफगानिस्तान को चला रहे तालिबान के बीच हेलमंद नदी के पानी के लिए युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं। अब ईरान के विदेश मंत्री ने तालिबान को 2 टूक कह दिया कि वो ईरान को नदी के ऊपर बने बांध का मुआयना करने दें, जबकि इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने तालिबान को खुली धमकी दी थी कि ईरान अपने हिस्से के पानी को कतई नहीं जाने देगा। और अगर तालिबान ने ईरान की धमकी हल्के में ली तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। हेलमंद नदी अफगानिस्तान से होते हुए ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत तक जाती है। 1973 की संधि के तहत अफगानिस्तान को ईरान को एक तय मात्रा में नदी का पानी देना होता है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। तालिबान का कहना है कि वो पानी इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अफगानिस्तान में सूखा पड़ा है और हेलमंद नदी का पानी कम हो चुका है, लेकिन ईरान को तालिबान की बात पर यकीन नहीं, इसलिए वो खुद अपनी आंखों से अफगानिस्तान में नदी पर बने बांध में पानी का स्तर मापना चाहता है। ईरान का कहना है कि वो खुद सूखे से जूझ रहा है। इस बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमला हो गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 3 सैनिकों की जान चली गई जबकि 1 आतंकवादी मारा गया, जिसकी पहचान की कोशिश जारी है। पाकिस्तान की सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि आतंकवादियों ने उस चेक पोस्ट को निशाना बनाया जिसे बलूचिस्तान के जरगून इलाके में कोयला खदानों की निगरानी और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और दावा किया कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। हालांकि आतंकी हमले की साजिश किसने रची इसकी जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आतंकी हमले के पीछे TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, क्योंकि 1 महीने पहले स्वात में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ था, जहां 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हो गए थे। उस हमले में भी आशंका जताई गई थी कि TTP का ही हाथ था। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर महिला कैदी का चटाई पर लिटाकर इलाज किया गया। दहेज उत्पीड़न मामले में महिला को हुई सजा है। और जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ पुलिस वाले महिला कैदी को गाड़ी से उतारकर एक चटाई पर लिटाकर अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। पुलिस कर्मियों के मुताबिक अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर उन्हें ऐसा करना पड़ा। स्ट्रेचर नहीं मिला ना, यहाँ सब पूरा यहाँ से वहाँ तक पहुंचा गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मेडिकल प्रशासन ने जांच का आदेश दे दिया। इस बीच अमेरिका के अलाबामा में अंधाधुंध फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि मौके का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक यह हमला रात करीब 1 बजे हुआ जब एक बार के अंदर कुछ लोग मौजूद थे। अचानक फायरिंग होने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को बार के बाहर एक आदमी घायल हालत में मिला, वहीं एक महिला बेसुध हालत में पार्किंग में मिली। दोनों को हमलावरों ने गोली मारी थी। इसके साथ ही 2 और लोगों को हमलावरों ने निशाना बनाया। फायरिंग में घायल सभी 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं होती रही हैं। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों का भी नार्को टेस्ट करवाने की चुनौती दी थी, जिसके लिए प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने हामी भर दी। पहलवान बजरंग पुनिया ने इसके लिए लाइव टेस्ट कराने की शर्त रखी। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। एक दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं तो वो अपनी जांच करवा लेंगे। अगर इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। पहलवान पिछले कई दिनों से बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे हैं। पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है।
उधर बिहार के समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी एक शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। स्टेशन के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। बॉम्ब स्क्वाड ने भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर तलाशी ली। कुछ जगहों पर तो पुलिस वालों को जिन लोगों पर शक हुआ उनसे सवाल जवाब भी किए गए। बाद में पुलिस ने आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर हिरासत में ले लिया, लेकिन इस दौरान रेलवे स्टेशन पर लोगों में दहशत बनी रही। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि उनकी सेना को जल्द ही F-16 फाइटर जेट मिल जाएगा। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक के बाद जेलेंस्की ने यह भरोसा जताया। और जेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद यूरोप के देश जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दे देंगे। Я не можу поки що вам сказати скільки, це не секрет, я дійсно цього не знаю। हाल ही में हॉलैंड ने ऐलान किया था कि वो जेलेंस्की की सेना के लिए F-16 फाइटर जेट भेजेगा, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने इस लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग देने का वादा किया। अमेरिका के F-16 की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में होती है। इसे 9 मिसाइलों और कई दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए हवा से जमीन और एंटी शिप मिसाइलें भी बरसाई जा सकती हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिया कि यूक्रेन F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल रूस पर आक्रमण के लिए नहीं करेगा। अमेरिका के कहने पर यूरोप के कुछ देश जेलेंस्की की सेना को जल्द ही ये फाइटर जेट देने वाले हैं, जिसे पश्चिमी मीडिया रूसी सेना के लिए बड़ा खतरा बता रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का घातक F-16 लड़ाकू विमान पुतिन के सैनिकों के लिए काल बन जाएगा। यही नहीं, इस विमान से रूस के इलाकों पर भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन बाइडेन ने भरोसा दिया कि यूक्रेन के सैनिक F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस पर आक्रमण के लिए कभी नहीं करेंगे। They will not use it to go on and move into Russian geographic territory. माना जा रहा है कि अगर अमेरिका के इस लड़ाकू विमान से रूस के इलाकों पर हमला किया गया तो पुतिन इसके लिए बाइडेन को माफ नहीं करेंगे। और इसीलिए रूस ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने की खबरों के बाद पश्चिमी देशों को धमकी दे दी। हाल ही में अमेरिका ने जेलेंस्की की सेना को यह फाइटर जेट देने के लिए यूरोपीय देशों को हरी झंडी दी थी। और एक दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन की वायुसेना के पायलटों को F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया। अमेरिका से पहले ब्रिटेन ने भी जेलेंस्की की सेना को इस फाइटर जेट की ट्रेनिंग देने का वादा किया था, जिसके बाद रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले देशों पर रूस कड़ा हमला करेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना को डर है कि कहीं पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह F-16 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन में उसका खेल न बिगाड़ दें। इधर राजस्थान के नागौर में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते आग भयंकर हो गई और दोनों ट्रक बुरी तरह जल गए। करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि इसका धुआं लंबे समय तक आसमान में उठता रहा, जिसकी वजह से हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लंबा जाम लग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक ट्रक में केमिकल भरा हुआ था, जिसकी वजह से टक्कर के तुरंत बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई और एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। वहां के आतंकियों की हिट लिस्ट में सत्ताधारी पार्टी PMLN की नेता मरियम नवाज समेत कई बड़े नेताओं के नाम हैं। उन्हें जान से मारने की ये लिस्ट पाकिस्तान के सबसे खूंखार आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने बनाई है। TTP पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। उसके आतंकियों के निशाने पर पाकिस्तान के सुरक्षा बल और पुलिस के जवान ही थे, लेकिन अब उसने पाकिस्तान के बड़े नेताओं पर हमला करने का खतरनाक प्लान तैयार किया है, जिसके लिए TTP ने अपने एक सहयोगी आतंकी संगठन के साथ मिलकर पाकिस्तान के बड़े नेताओं की लिस्ट बनाई है। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि इस लिस्ट में नेताओं से लेकर पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं, जिन्हें मौत के घाट उतारने के लिए TTP अपने आतंकियों को तैयार करने में जुटा है। खबर है कि इस काम में जमातुल अहरार नाम का आतंकी संगठन भी उसकी मदद कर रहा है। इन दोनों संगठनों ने मिलकर जो हिट लिस्ट बनाई है उसमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PMLN की नेता मरियम नवाज का है। यही नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह भी TTP के निशाने पर हैं। उनके अलावा कई दूसरे बड़े नेताओं की जान पर खतरा मंडरा रहा है, जिसका मतलब है कि TTP पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ा सकता है, क्योंकि अब तक वो पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवानों पर हमले की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उधर महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में लोगों के साथ साथ जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी। कराची चिड़ियाघर में 18 साल की हाथी नूरजहां की मौत के बाद वहां मधुबाला नाम की एक दूसरी हाथी भी मौत के कगार पर खड़ी है, क्योंकि कराची चिड़ियाघर प्रशासन ने मधुबाला के खून में गंभीर संक्रमण होने का दावा किया। उनके मुताबिक संक्रमण की जानकारी लाहौर के यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के वैज्ञानिकों की एक टीम ने खून की जांच के बाद दी, जबकि इससे पहले नूरजहां के पोस्टमार्टम से पता चला था कि वो कई गंभीर बीमारियों के अलावा संक्रमण से ग्रस्त थी।
नूरजहां और मधुबाला को 14 साल पहले तंजानिया से पाकिस्तान लाया गया था और दोनों कराची चिड़ियाघर में एक ही साथ रहते थे, लेकिन पिछले महीने से नूरजहां की मौत के बाद मधुबाला को अलग रखा जा रहा है। इस बीच फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम की सर्विस अचानक ठप होने से हड़कंप मच गया। ऐप ने रात में अचानक काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका से ब्रिटेन तक अफरा तफरी मच गई और दुनिया भर में 1,80,000 से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि इंस्टाग्राम की सर्विस अचानक ठप हो गई। मेटा के एक प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण लोगों को परेशानी हुई, लेकिन इस मसले को जल्द ही सुलझा लिया गया। downdetector.com नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि इंस्टाग्राम की सर्विस अचानक ठप होने से करीब 1,80,000 लोग परेशान हुए। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसकी शिकायत की। वहीं ब्रिटेन से 56,000 और कनाडा से 24,000 शिकायतें आईं। इससे पहले 18 मई को भी इंस्टाग्राम के डाउन होने की खबर आई थी। इधर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 26 मई को सुनवाई होगी। अभिषेक बनर्जी पर शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे और हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और जांच प्रक्रिया का सामना करने की नसीहत दी थी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद 20 मई को अभिषेक बनर्जी से सीबीआई के अधिकारियों ने 9 घंटे तक पूछताछ की। इस बीच दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मसले पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया। कांग्रेस ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार से फैसला मानने की अपील की और आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर इस मामले में एक आयोग के गठन का रास्ता साफ किया है। वहीं संवैधानिक पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी को इस मामले में कांग्रेस का समर्थन मिल गया। विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत व्यक्त किया है, वो भी संवैधानिक पीठ ने उसको माना जाना चाहिए। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार को अधिकार दिए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर फैसले को पलट दिया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर 1 महीने के अंदर रूस ने 9वीं बार बड़ा हवाई हमला किया। कीव के मेयर के हवाले से पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन की सेना के हमलों को यूक्रेन के फौजियों ने नाकाम कर दिया। हालांकि मिसाइलों का मलबा गिरने से 2 जगहों पर नुकसान हुआ। यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान जारी कर बताया कि 3 रोज पहले रूस की सेना ने रात भर में 30 मिसाइलें दागी, जिनमें 29 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। कीव के मेयर के मुताबिक पूर्वी कीव के दार्नेत्सिया जिले में एक इमारत पर रूस की मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। 1 महीने के अंदर राजधानी कीव पर यह रूस का 9वां हमला था। यानी कह सकते हैं कि पुतिन की फौज ने अपनी मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ मोड़ दिया है, ताकि वहाँ तबाही मचाकर जेलेंस्की की सेना को पीछे धकेला जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के कई इलाकों को टारगेट कर रूस की सेना ने एक बार फिर ड्रोन से हमले किए। रूस का दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने इन हमलों के लिए ईरान के खतरनाक शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया और जापोरिजिया में यूक्रेनी सेना के लॉन्च पैड पर हमला कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने ओडेसा में भी ड्रोन से हमले किए। दोनों जगहों पर यूक्रेन की सेना को नुकसान होने का दावा किया गया। यूक्रेन का जापोरिजिया वो इलाका है जिसके कुछ हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है। वहाँ पुतिन की फौज ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। वहीं बाकी बचे हिस्से पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों ने एक बार फिर हमले तेज कर दिए। वहीं पुतिन का प्लान पूरे ओडेसा पर कब्जे का भी है, इसलिए दोनों जगहों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए गए। इधर भारत की जनगणना से जुड़ा नया बिल अगले संसद सत्र में लाया जाएगा। दिल्ली में जनगणना भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए जनगणना बिल के बारे में जानकारी दी और बताया कि ई जनगणना के तहत 100% सही जनगणना की जाएगी। गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज्यादा सरल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का फैसला किया। गृह मंत्रालय का दावा है कि इस कानून के आने के बाद जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में आसानी होगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। उधर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि आरोप है कि ईडी एनसीपी के नेताओं को जानबूझकर परेशान कर रही है। राष्ट्रवादीचा मगाशी प्रश्न तुम्ही विचारला की 9 लोकांना या न त्या पद्धतीनं त्रास देण्यात आलेला आहे। असल में एनसीपी के नेता जयंत पाटिल को ईडी ने एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और इसीलिए एनसीपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस बीच 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तेज हो गई, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार और राहुल गांधी शामिल हुए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सियासी समीकरण बदलते नजर आए, जिसकी एक झलक दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दिखी, जहां नीतीश कुमार और ललन सिंह पहुंचे।
और खरगे के घर पर 2024 की तैयारियों के लिए मंथन हुआ। खबर आई कि बैठक में राहुल भी पहुंचे। बैठक खत्म होने के बाद जेडीयू ने संकेत दिया कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए बहुत जल्द एक बड़ी बैठक होने वाली है। ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को एकजुट करने की नए सिरे से कोशिश शुरू हो गई, क्योंकि पूर्वोत्तर चुनाव के बाद कांग्रेस से नाराज दिखने वाली ममता का रुख नरम पड़ा। माना जा रहा है कि नीतीश ने भी मौसम का रुख देखते हुए खरगे से इस बारे में बात की और 2024 में विपक्ष को एक करने की नई पहल कर डाली। इधर द केरल स्टोरी फिल्म विवाद में अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कूद पड़े। असल में मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित उनके दरबार में केरल की एक महिला पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने बाबा बागेश्वर को यह बताया कि वो केरल से है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उससे द केरला स्टोरी फिल्म के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने उस महिला से फिल्म से जुड़े कुछ सवाल पूछकर फिल्म की सच्चाई जानने की कोशिश की। इसका मतलब द केरला स्टोरी सत्य है? हाँ, कुछ सत्य है, कुछ इसमें एडिट है। उस महिला से सवाल करने के बाद बागेश्वर बाबा ने उसकी पर्ची भी बनाई। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द केरल स्टोरी फिल्म के समर्थन में उतर आए और उन्होंने कह दिया कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है फिल्म में वही दिखाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने केवल 3 महीने के बच्चे की दोनों किडनियों की सफल सर्जरी करके नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये सर्जरी करीब 2 घंटे चली। डॉक्टरों ने बच्चे की दोनों किडनियों की सर्जरी एक साथ की, जिसके बाद कुछ महीने तक बच्चे की निगरानी की गई। एम्स का दावा है कि मेडिकल हिस्ट्री में विश्व का ये पहला केस है जब इतने कम उम्र के बच्चे की दोनों किडनियों की सफल सर्जरी हुई। एम्स में पहली बार इस तरह के केस है और वो सक्सेसफुल सर्जरी सामने आई है। डॉक्टरों ने बच्चे की दोनों किडनियों की सर्जरी एक साथ की और 6 महीने बाद जांच में पाया कि बच्चे की दोनों किडनियां ठीक हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने सर्जरी से पहले पूरी प्लानिंग की थी और फिर लैप्रोस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल किया। लैप्रोस्कोपी सर्जरी की आधुनिक तकनीक है जिसमें आधे इंच से भी छोटा कट लगता है। दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने इसी तकनीक से 6 महीने के बच्चे की जिंदगी बचाई। उधर इटली में आई भयंकर बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मुसीबत की इस घड़ी में इटली के प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों और उनकी मदद कर रहे बचाव कर्मियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बचाव कर्मियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें धन्यवाद दिया। बाढ़ की वजह से इटली में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तरी इटली के एमिलिया रोमानिया इलाके में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा, जहां 36,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिनमें करीब 5,000 लोगों को सिनेमा घरों और संग्रहालयों में बनाए गए राहत शिविरों में रखा गया। जिन इलाकों से बाढ़ का पानी निकल चुका है, बचाव कर्मी वहां से कीचड़ हटाने में जुटे हैं। मतलब इटली में आई भीषण बाढ़ के बीच लोगों को बचाने का काम भी तेजी से जारी है। हालांकि उत्तरी इटली में अब भी हजारों लोग बाढ़ की वजह से अपने घरों में फंसे हैं, जिन्हें बचाने और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राहत बचाव की टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इटली सरकार की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रात के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते बचाव कर्मियों को दिखाया गया, जो अपनी जान पर खेलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकाल रहे थे। इसी वीडियो में दिन के वक्त बचाव कर्मियों की एक टीम एक मकान से एक बुजुर्ग को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाती दिखी। वहीं एक हफ्ते से अपने घर में फंसी एक महिला को भी रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया। उत्तरी इटली के ज्यादातर शहरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नाव की मदद ली जा रही है, लेकिन इटली में आई बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप उत्तरी इलाकों में दिखा। बाढ़ की वजह से हजारों की संख्या में लोग वहां से पलायन को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां उनके मकान न तो रहने लायक बचे हैं और न ही उनके खाने पीने का ही इंतजाम हो पा रहा है। बाढ़ की वजह से गैस सप्लाई ठप है, बिजली गुल है, ऐसे में समस्या खाने की हो रही है। उत्तरी इटली के एमिलिया रोमानिया इलाके के 37 कस्बे अब भी डूबे हुए हैं। फॉर्मूला 1 कार रेस का ट्रैक अब भी डूबा हुआ है। नदियों में पानी की तेज रफ्तार की वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में बह गईं। उत्तरी इटली से 36,000 लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि उत्तरी इटली में कुदरत ने अपनी ताकत दिखाई, जिसके आगे इंसान भी बेबस नजर आ रहा है। हालांकि राहत और बचाव की टीमें लगातार लोगों की मदद में जुटी हैं। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक करीब 100 साल बाद बारिश और बाढ़ से ऐसी तबाही आई है। इधर राजस्थान के जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट से एक सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोने के बिस्किट मिले। इस मामले में पुलिस ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसके बाद उन्हें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम कोर्ट ले गई, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया और सबूत जुटाएगी कि आखिरकार रिश्वत की रकम किस तरह से हासिल की गई। पुलिस की टीम आरोपी वेद प्रकाश यादव को लेकर योजना भवन भी जाएगी और सबूत जुटाएगी। उधर यूक्रेन जंग पर क्वाड के सदस्य देशों ने चिंता जताते हुए बातचीत के जरिए इसका हल निकालने पर जोर दिया। जापान के हिरोशिमा में क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए।
जिसमें सभी नेताओं ने यूक्रेन जंग पर अपनी चिंता जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध जल्द खत्म कराने के लिए रास्ते तलाशने पर भी जोर दिया। क्वाड के सदस्य देशों के मुताबिक ये जंग जितने दिनों तक जारी रहेगी उतना ही परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया को तबाही से कोई नहीं रोक पाएगा। जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन के बाद क्वाड के सदस्य देशों ने यह बैठक की। हालांकि ये बैठक पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन बाइडेन के मना करने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी फौज ने नीप्रो शहर पर आसमान से जोरदार हमले किए, जिसकी वजह से 8 लोग घायल हो गए। क्योंकि यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने शहर पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बताया गया कि पुतिन की फौज ने ऐसे हमले किए कि नीप्रो शहर के लोग दहशत में आ गए। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना के हमलों में सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज लगातार रूस के हमलों का जवाब दे रही है। बताया गया कि जेलेंस्की की सेना ने रूस के 20 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने अब उसके रिहायशी इलाकों में हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। उधर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने वाले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज अब पुतिन के निशाने पर आ गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जिन जजों ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था उन्हें रूस ने वांटेड लिस्ट में डाल दिया। यानी रूस अब उन जजों को सीधे तौर पर अपना दुश्मन मानने लगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था तो रूस बुरी तरह भड़क गया था। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकी देने की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के खिलाफ वारंट जारी करने वाले जजों को सबक सिखाने के लिए उन्हें रूस ने वांटेड लिस्ट में डाल दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध अपराध के मामले में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। इधर चीन में फिर कोरोना वायरस से हाहाकार मच सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां जून के अंत तक 6.5 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही कोरोना वायरस की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां लोगों की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो गई। यही वजह है कि चीन में करोड़ों लोगों के कोरोना वायरस की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। उधर इस साल के IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगने का रिकॉर्ड टूट गया। 31 मार्च से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में अब तक 1000 से ज्यादा छक्के लगाए जा चुके हैं। और अभी इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ और फाइनल समेत कुल 4 मुकाबले होने बाकी हैं। अब तक हुए मुकाबलों में ही कुल 1066 छक्के जड़े जा चुके हैं, जिनमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसी ने 36 छक्के मारे। इस लिस्ट में उनके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के शिवम दुबे का नाम है, जिन्होंने 33 छक्के जड़े। और तीसरे नंबर पर भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने इस सीजन में कुल 31 छक्के मारे हैं। जिसके बाद पिछले साल हुए IPL का रिकॉर्ड टूट गया, जिसमें कुल मिलाकर 1062 छक्के जड़े गए थे। लेकिन इस साल के IPL के लीग स्टेज के मैचों में ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर में आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बताते हुए उनके समर्थकों ने उनके पोस्टर लगा दिए। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एक दिन के दौरे पर नागपुर पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों ने सड़कों पर उनके पोस्टर लगाए और उन पोस्टरों में आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का आने वाला मुख्यमंत्री बताया गया। हालांकि इससे पहले एनसीपी के कुछ नेताओं ने भी अजीत पवार और सुप्रिया सुले के ऐसे ही पोस्टर लगाए थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग करते हुए उनके समर्थकों ने भी महाराष्ट्र में पोस्टर लगाए थे। इधर आर्यन खान ड्रग्स मामले में रिश्वत मांगने के आरोपी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई। 2 दिन पहले उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी अपनी याचिका में शाहरुख खान के साथ हुई व्हाट्सएप चैट भी पेश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने समीर वानखेड़े से पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग की थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 जून तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस दौरान समीर वानखेड़े ने कोर्ट से शिकायत की कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। कंटिन्यूअसली 4 दिन से कुछ थ्रेट्स आ रहे हैं। कोर्ट ने शाहरुख खान के साथ चैट लीक करने के मामले में समीर वानखेड़े को फटकार भी लगाई। साथ ही ये निर्देश भी दिए कि 8 जून तक न तो समीर वानखेड़े मीडिया से कोई बातचीत करेंगे और न ही इस केस से जुड़ी जानकारियां कोर्ट के अलावा किसी और को देंगे। इस बीच फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक ऐतिहासिक इमारत में आग लग गई। इमारत मनीला सेंट्रल पोस्ट ऑफिस की थी, जिसमें भयंकर आग लग गई। जो वीडियो सामने आया उसमें इमारत से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन आग इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। मनीला सेंट्रल पोस्ट ऑफिस की ऐतिहासिक इमारत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तबाह हो गई थी, जिसे 1946 में दोबारा बनाया गया था। इधर 2000 के नोट के बंद होने के ऐलान के बाद लोगों ने अपने पास मौजूद नोटों को बदलने के लिए अजब गजब तरीके अपनाने शुरू कर दिए। ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वाली कंपनी जोमेटो ने दावा किया कि पिछले 3 दिन में उसके 70% से ज्यादा ऑर्डर का भुगतान कैश ऑन डिलीवरी से किया गया। और जब जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर लोगों का खाना लेकर उनके घर पहुंचे तो उन्हें 2000 के नोट दिए। ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वाली कंपनी जोमेटो के मुताबिक पिछले 3 दिन में उसके 72% ऑर्डर का भुगतान ऑनलाइन की बजाय नकद से किया गया
और लोगों ने इनके जरिए अपने 2000 के नोटों को चलाने की कोशिश की। इसके अलावा 2000 के नोट बंद होने का ऐलान होते ही अचानक लोगों ने इन नोटों के जरिए सोने के गहने खरीदने भी तेज कर दिए। हालांकि आरबीआई ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि 30 सितंबर तक बैंक के जरिए इन नोटों को बदला जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 गुट आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना मामूली कहासुनी को लेकर हुई। तभी दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग बहस करते दिखाई दिए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जिसमें वो अपने करीबी का बर्थडे मनाता दिखाई दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें सारे लोग जैकेट और गर्म कपड़े पहने नजर आए। मतलब ये वीडियो सर्दियों का है, जिसमें अशरफ के साले सद्दाम के अलावा अतीक गैंग के गुर्गे लल्ला गद्दी, फुरकान नबी और कई दूसरे बदमाश भी दिखाई दे रहे हैं। सद्दाम पर आरोप है कि वो बरेली जेल में शूटरों को अशरफ से मिलवाने का काम करता था और उसे उमेश पाल हत्याकांड की पूरी जानकारी थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस इन सभी लोगों की जानकारी जुटाने में जुट गई। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर अतीक अहमद की दुबई की प्रॉपर्टी के लिए उनके परिवार में ही लड़ाई शुरू हो गई। अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम और अतीक की करीबी माने जाने वाली शबाना का बेटा आरिफ उस प्रॉपर्टी के लिए आमने सामने। क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने मरने से पहले दुबई की ये प्रॉपर्टी शबाना के बेटे आरिफ के नाम कर दी थी। लेकिन अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम किसी भी कीमत पर उस प्रॉपर्टी को हाथ से निकलने देना नहीं चाहता। सद्दाम हाल ही में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुबई फरार हो गया। और इसका पता तब चला जब दुबई पहुंचने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी। सूत्रों के मुताबिक अशरफ की पत्नी का दूसरा भाई जैद भी सद्दाम के साथ इन दिनों दुबई में है और दोनों भाई मिलकर आरिफ से ये प्रॉपर्टी हथियाने में जुटे हैं। इधर कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक शुरू हो गई। बैठक की सुरक्षा के लिए सेना के जवानों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। क्योंकि 2019 में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद वहां होने वाला यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। डल झील के किनारे शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित इस बैठक को लेकर ट्रिपल लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। 24 मई तक चलने वाली बैठक के लिए जमीन पर NSG कमांडो तो डल झील में मरीन कमांडो का दस्ता तैनात है, जबकि आसमान से सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल टुकड़ी के जिम्मे है। कार्यक्रम स्थल के अलावा सेना के जवानों को पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मुस्तैद कर दिया गया ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि श्रीनगर में हो रही G20 की बैठक से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि उसने इसमें खलल डालने की भी कोशिश की थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसकी साजिश की हवा पहले ही निकाल दी। और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की यही मुस्तैदी अब पाकिस्तान की छटपटाहट की वजह बन रही है। आतंकी घुसपैठ कराने की सारी कोशिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए। बिलावल ने यह बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंच कर दिया। वो ऐसे वक्त में POK पहुंचे जब श्रीनगर में G20 की बैठकें चल रही हैं। और इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है, जबकि भारत श्रीनगर में G20 की बैठक का आयोजन कर रहा है। इसीलिए वो किसी भी तरह कश्मीर में आतंक फैलाने में जुटा है। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर कश्मीर पर जहर उगला। India's continued denial of the rights of the Kashmiri people is wrongful, illegal act. कश्मीर का राग अलापते हुए बिलावल ने 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने को गलत बताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और भारत पर ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। G20 की बैठक शुरू होते ही पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची और 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग को सोशल मीडिया पर वायरल करने का प्लान तैयार किया। जब भारत की जांच एजेंसियों ने इन हैशटैग की पहचान की तो पता चला कि ऐसी 100 से ज्यादा फेक प्रोफाइल बनाई गई थी, जिनके जरिए G20 के खिलाफ प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाने की कोशिश की गई। जांच में 500 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी पहचान की गई, जिन्हें पाकिस्तान ने खास इसी प्लान के लिए एक्टिव किया था। इन मोबाइल नंबरों से भारत में लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज किए गए और लोगों से G20 बैठक के विरोध में व्हाट्सएप पर काली DP लगाने के लिए कहा गया था। इसके अलावा श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पोस्टर लगाकर भी बैठक का बहिष्कार करने की अपील की गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी। जांच एजेंसी NIA के सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार की है, जिसमें एक्टर सलमान खान का नाम पहले नंबर पर है। सूत्रों का दावा है कि पिछले साल दिसंबर में NIA के सामने पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने अपने बयान में कई चौंकाने वाले बातें बताई थी। NIA सूत्रों का कहना है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और इसी वजह से वो उन्हें किसी भी कीमत पर जान से मारना चाहता है, ये उसने कहा है।
यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उसमें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह समेत बंबिहा गैंग के कई गुर्गों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें वो हर हाल में ठिकाने लगाने की कसम खा चुका है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में एक्टर सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया। पिछले साल दिसंबर में लॉरेंस ने एनआईए के सामने दिए अपने बयान में ये कबूल किया कि उसकी टॉप 10 टारगेट लिस्ट में सलमान खान पहले नंबर पर है, जिन्हें वो हर हाल में मारना चाहता है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था, जिसे बिश्नोई समुदाय पूछता है। इसी वजह से वो उन्हें मारना चाहता है। इसके लिए लॉरेंस ने अपने करीबी संपत नेहरा को सलमान खान की रेकी के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन उसी दौरान हरियाणा एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने अपने दूसरे टारगेट का जिक्र करते हुए सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत सिंह का नाम लिया। उसका आरोप है कि उसी ने विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटरों को छिपने में मदद की थी। और एनआईए के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि 2021 में उसने अमेरिका से गोल्डी बराड़ के जरिए गोगी गैंग को 2 जिगाना पिस्तौल दिलवाई थी। पिछले महीने की 15 तारीख को यूपी के प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी और उन्हें मारने के लिए तुर्की में बनी जिगाना पिस्तौल से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई थी। जांच के बाद ये बात सामने आई कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े थे और ये शक जताया गया कि गोगी गैंग के इशारे पर ही अतीक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और अब एनआईए के सूत्रों का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए गोगी गैंग तक तुर्की की जिगाना पिस्तौल पहुंचाई गई थी। एनआईए के सूत्र ये भी बताते हैं कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान इस राज से पर्दा उठाया कि अमेरिका से गोल्डी बराड़ ने ही गोगी गैंग को जिगाना पिस्तौल दिलवाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक गैंग के गुर्गों का आतंक जारी है। गैंग के गुर्गों पर एक परिवार से जबरन घर में घुसकर 15 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा। पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने उनके मकान पर कब्जा करने की धमकी भी दी और आरोप है कि इस दौरान अतीक गैंग के गुर्गों ने पिस्तौल दिखाकर परिवार के लोगों से मारपीट की। घर में घुसकर बदमाशों के धमकी देने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मोहम्मद नबी, मोहम्मद इकराम और दो दशक में फिलिस्तीन के साथ सबसे भयानक हिंसा के बावजूद इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री यरूशलेम के पुराने शहर की अल अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा करने पहुंच गए। अल अक्सा मस्जिद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच सबसे बड़ा विवाद है और पिछले हफ्ते यरूशलेम डे पर भी इजरायल के यरूशलेम से परेड निकालने की वजह से तनाव ताजा था। के कट्टर यहूदी मंत्री इतमर बेन-गुवीर यरूशलेम के पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद परिसर गए और गए तो गए, उन्होंने वहां ये बयान देकर और आग भड़का दी कि अल अक्सा मस्जिद परिसर का मालिक इजरायल है। मसला है कि अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है और अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम के जिस पुराने शहर में मौजूद है वो इजरायल के कब्जे में। और तो और मुसलमान जिसे अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, इजरायल के लिए वो यहूदियों का धार्मिक स्थल टेम्पल माउंट है। इसलिए अल अक्सा मस्जिद इजरायल और फिलिस्तीन और मुस्लिम देशों के बीच जंग का अखाड़ा बनी रहती है और इसी वजह से इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के अल अक्सा मस्जिद परिसर के दौरे पर मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए और तुर्की से लेकर मिस्र, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब ने इजरायल को जमकर खरी खरी सुनाई। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने तो इजरायल के मंत्री के दौरे को दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने वाला बताया। साथ में ये कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के अंजाम के लिए इजरायल ही जिम्मेदार होगा। वहीं जॉर्डन और यूएई ने भी इजरायल को आड़े हाथ लिया। यूएई ने इजरायल को दो टूक कह दिया कि वो अल अक्सा मस्जिद में तनाव बढ़ाना बंद करे। लेकिन इजरायल के दुश्मन चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने बोलकर धमकी नहीं दी, बल्कि उसने अपने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें आसमान में एक ड्रोन उड़ता नजर आया और अगले ही पल वो जमीन पर बिछे इजरायल के झंडे पर फट पड़ा। इसके बाद एक के बाद एक धमाकों और गोलीबारी की आवाज ने पूरे इलाके में शोर मचा दिया। हिजबुल्लाह इजरायल के पड़ोसी देश लेबनान का चरमपंथी संगठन है, जिसके पीछे ईरान खड़ा है। यही वजह रही कि ट्रेनिंग खत्म होते होते उसने इजरायल को अपने तेवर एक बार फिर बिल्कुल साफ साफ दिखा दिए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक खंबे पर लगे इजरायल के झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया और वहां हिजबुल्लाह का झंडा लगा दिया। मतलब हिजबुल्लाह की इजरायल को सीधी सीधी चेतावनी कि उसका मकसद दुनिया से इजरायल का वजूद मिटाना है। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में दो गुट आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक पूरी घटना मामूली कहासुनी को लेकर हुई। तभी दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग बहस करते दिखाई दिए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे, जिसे देख वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो लोग एक दूसरे की पिटाई करते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव गंगा नदी में पलट गई, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की कई टीमें वहां पहुंच गई।
जिसके बाद नदी में डूबे लोगों को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ लोग पानी के तेज बहाव की वजह से नदी के बीचों बीच जा पहुंचे, जिन्हें ट्यूब की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। राहत और बचाव दल की टीमों ने कुछ ही देर में कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया। 3-4 लोग जो थे वो लग के उन्होंने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। पुलिस के मुताबिक नाव में करीब 30 लोग सवार थे, जो मुंडन संस्कार के बाद पूजा करने नाव से गंगा नदी के दूसरी ओर जा रहे थे। उधर यूरोप के देश जॉर्जिया की जॉर्जियन एयरलाइंस कंपनी ने अपने देश की राष्ट्रपति की उड़ान पर ही बैन लगा दिया। जॉर्जिया की राष्ट्रपति ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो रूस के लिए फ्लाइट शुरू करने के फैसले का विरोध करेंगी, जिसके बाद वहां की जॉर्जियन एयरलाइंस कंपनी ने राष्ट्रपति शलोम जोराबिचविली के उड़ान भरने पर ही रोक लगा दी। यही नहीं, इस कंपनी ने साफ किया कि जब तक वहां की राष्ट्रपति लोगों से माफी नहीं मांगेंगी तब तक उन पर यह पाबंदी लागू रहेगी। रूस ने इसी महीने जॉर्जिया के साथ सीधी उड़ानों पर लगा प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही जॉर्जिया के लोगों को रूस जाने के लिए जो वीजा लेना पड़ता था उसका भी नियम खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद जॉर्जिया की राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों से रूस के बहकावे में न आने का आदेश दिया। शलोम जोराबिचविली को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता है। इस बीच इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट अंतरिक्ष के सफर पर यात्रियों को लेकर रवाना हो गया। अंतरिक्ष के इस सफर पर सऊदी अरब के दो नागरिक गए, जिनमें सऊदी अरब की रहने वाली एक महिला भी शामिल है। उन्होंने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी और सऊदी अरब से अंतरिक्ष की निजी यात्रा पर जाने वाली पहली महिला यात्री बन गई। उनकी इस अंतरिक्ष यात्रा का वीडियो भी जारी किया गया। 3, 2, 1, engines full power and lift off Falcon 9, go act। ये स्पेसएक्स का दूसरा मिशन है जिसमें आम नागरिकों को अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाया गया। इससे पहले सितंबर 2021 में स्पेसएक्स ने 4 नागरिकों के साथ उड़ान भरी थी और वो मिशन सफल रहा था, जिसके करीब 1.5 साल बाद स्पेसएक्स ने अपना दूसरा मिशन पूरा किया। इधर पंजाब के लुधियाना में दिल दहला देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस वारदात में बदमाशों ने पूर्व पुलिसकर्मी कुलदीप सिंह को निशाना बनाया। वारदात को देर रात अंजाम दिया गया और जब सुबह घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, उनके होश उड़ गए, क्योंकि पति पत्नी का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और बेटे का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था, जिनके सिर पर चोट के गहरे निशान मिले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में दावा किया कि हमलावर घर में लूटपाट के इरादे से घुसे और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कुलदीप सिंह साल 2019 में पंजाब पुलिस से रिटायर हुए थे और परिवार के साथ गांव में ही रह रहे थे। उधर महाराष्ट्र के लातूर में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, क्योंकि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस घटना में डिवाइडर टूट गया, जबकि कार को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद कई लोग इकट्ठा हो गए, जिससे वहां जैम लग गया। इस हादसे में कार सवार घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूएन की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। उन्होंने जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक के बाद सुरक्षा परिषद के विस्तार पर जोर दिया और साफ किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब भी 1945 के हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि उसके बाद इसके सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक मौजूदा दौर के कई प्रभावशाली देशों के शामिल हुए बिना ये परिषद अधूरी है। उनके इस बयान को भारत के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है, क्योंकि भारत यूएन की सुरक्षा परिषद का सबसे बड़ा दावेदार है और अगर उसका विस्तार हुआ तो भारत को स्थायी सदस्यता मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं और इसके अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। उधर पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा पर भारत के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक रैली में खुल्ला आरोप लगाया कि 9 मई को पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय पर जो हमला हुआ था वो भारत का मकसद था, जिसे इमरान खान ने पूरा कर दिया। मतलब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सरेआम हजारों लोगों के सामने बिना सबूत सीना ठोककर एकदम सफेद झूठ बोल दिया। उन्होंने तो एक तरह से इमरान खान को भारत का एजेंट ही बता दिया। 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में भयानक हिंसा हुई थी। लोगों ने रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय को भी नहीं छोड़ा था। वहाँ की सरकार और सेना अपनी जनता के गुस्से को काबू में नहीं कर पाई। उनसे अपने देश की कानून व्यवस्था नहीं संभली तो उन्होंने वही किया जो वो 1947 से करते आए हैं, भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ना। इधर क्रिकेटर शुभमन गिल और उनकी बहन की तस्वीरों पर भद्दे कमेंट करने वाले आरोपियों पर एक्शन लेने की तैयारी पूरी हो गई। एक दिन पहले शुभमन गिल ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ सेंचुरी मारी, जिसके बाद यह मुकाबला हारते ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। और आरोप है कि इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्रशंसकों ने शुभमन गिल और उनकी बहन की सोशल मीडिया पोस्ट पर भद्दे कमेंट करने शुरू कर दिए, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने इस पर एक्शन ले लिया। उन्होंने ट्विटर पर शुभमन की बहन की तस्वीरों पर किए कमेंट के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए और यह ऐलान किया कि दिल्ली महिला आयोग उन लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लेगा जिन्होंने शुभमन की बहन की तस्वीरों पर आपत्तिजनक कमेंट किए हैं।
इस बीच मेक्सिको के पुएब्ला राज्य में एक ज्वालामुखी के फटने से पहले अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि अभी से ही उस ज्वालामुखी से तेजी से राख और धुआं निकलना शुरू हो गया। सामने आए एक वीडियो में पहाड़ की चोटी से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई बवंडर आ गया हो। थोड़ी देर में धुएं का गुबार आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे लोग खौफ में आ गए। पुएब्ला राज्य में इस ज्वालामुखी के फटने से पहले ही प्रशासन अलर्ट हो गया और लोगों को ज्वालामुखी से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी गई। उधर ईरान ने इजराइल पर देश में घुसपैठ कराने का आरोप लगाया। ईरान ने दावा किया कि उसकी सेना ने बॉर्डर से इजराइल के लोगों को गिरफ्तार किया है जो देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और दावा किया कि ये इजराइल का आतंकी समूह है जो ईरान में माहौल खराब करने के मकसद से पहुंचा था। ईरान के मंत्री इस्माइल खतीब ने इजराइल को चेतावनी भी दी। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया जब ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन चल रहा है और कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान इजराइल और अमेरिका पर देश में दंगे भड़काने का आरोप लगाता रहा है। ईरान इससे पहले भी इजराइल पर जासूसों को भेजने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि उसके दावे को इजराइल कई बार खारिज कर चुका है। इस बार ईरान ने इजराइल के साथ इराक को भी चेतावनी दी कि वो अपने वादे को निभाए और सीमा पर सुरक्षा कड़ी करे। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी पर नल चोरी करने का आरोप लगा। फवाद चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में लगे नलों को चुरा लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। नल चोरी का मामला तब बाहर आया जब लाहौर हाई कोर्ट में दर्ज याचिका पर सुनवाई हुई। बताया गया कि इस याचिका में पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने फवाद के खिलाफ दर्ज सभी मामलों पर एक रिपोर्ट पेश की, जिनमें स्कूलों के नल के अलावा बिजली के तारों की चोरी का मामला भी शामिल है। हालांकि फवाद चौधरी के वकील ने इन सभी मामलों को झूठा बताया और सरकार की तरफ से उन्हें फंसाने की साजिश करार दिया। इस बीच ओडिशा के संबलपुर में एक पाइप गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद पूरा इलाका आग और धुएं की चपेट में आ गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसका धुआं कई फीट तक उठ रहा था, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गईं। लेकिन आग इस कदर बेकाबू हो चुकी थी कि उसे बुझाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर रहे थे और आग बढ़ती जा रही थी, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि इस आग में लाखों के पाइप जलकर राख हो गए। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग पाया। उधर कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। बीते कई दिन से आग पर काबू करने की कोशिश जारी है, लेकिन जंगल में धधकती आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से धधकते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। पश्चिमी कनाडा के अल्बर्टा इलाके में बीते कई दिन से जंगलों में आग लगी है, जिन्हें बुझाने के लिए 2800 से ज्यादा बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं अल्बर्टा कनाडा का मुख्य तेल उत्पादक प्रांत भी है, इसीलिए आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। इधर चेन्नई में नकली शराब पीने से हुई मौत के मामले में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां कुछ दिन पहले नकली शराब पीने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान चेन्नई में एआईएडीएमके के कई कार्यकर्ता हाथों में झंडे और बैनर लेकर सरकार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की नाक के नीचे अवैध शराब का धंधा चलता रहा, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया, जिसका असर यह हुआ कि नकली शराब पीने की वजह से 28 लोगों की जान चली गई। उधर कश्मीर में G20 बैठक के लिए पहुंचे विदेशी मेहमानों ने फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर जमकर डांस किया। वहां से आए एक वीडियो में इस फिल्म के एक्टर रामचरण दक्षिण कोरिया के राजनयिक के साथ नाचते नजर आए, और उनके साथ दक्षिण कोरिया की एक अधिकारी भी दिखी, जहां तीनों ही लोगों ने फिल्म RRR के ऑस्कर जीतने वाले गाने नाटू नाटू पर जमकर डांस किया। इस दौरान RRR फिल्म के अभिनेता रामचरण उन्हें नाटू नाटू के स्टेप्स सिखाते नजर आए, जिसके बाद तीनों ने इस गाने पर डांस किया। इस बीच एक महीने पहले अफ्रीका के देश सूडान में शुरू हुए गृह युद्ध की ताजा हिंसा में करीब 20 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि सूडान की सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने एक दूसरे को हराने के लिए पूरे इलाके में भयानक गोलाबारी की। ताजा लड़ाई भी तब हुई जब दोनों पार्टियों के बीच एक हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी थी। बीते महीने से सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी है, जिसने पूरे सूडान में आग लगाकर रख दी है। उस हिंसा में 850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के साथ रिश्ते तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों में जल्द सुधार की उम्मीद भी जताई। हालांकि ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है।
और पिछले साल अगस्त से ही अमेरिका ताइवान की ढाल बनकर समंदर में चीन के सामने खड़ा है। वो कई बार ऐलान कर चुका है कि ताइवान को हड़पने से पहले चीन को अमेरिका से भिड़ना होगा। इसी वजह से शी जिनपिंग अमेरिका से चिढ़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच जापान में G7 की बैठक के बाद बाइडेन ने चीन पर हैरान कर देने वाला बयान दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अपने बयान में बाइडेन ने चीन से रिश्ते तोड़ने की बात से इनकार कर दिया। चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बावजूद बाइडेन ने ये उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने शी जिनपिंग से बातचीत के भी संकेत दिए। इधर यूक्रेन की जंग में रूस और चीन के बहुत बड़े गठजोड़ का भंडाफोड़ हुआ। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की एक कंपनी ने पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप से जुड़ी कंपनी को 20,000 हेलमेट बेचे। वो भी तब जब वैगनर ग्रुप को मदद रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने दावा किया कि इसके बावजूद चीन की कंपनी ने वैगनर ग्रुप से जुड़ी कंपनी को 20,000 हेलमेट बेचे। बताया गया कि ये हेलमेट पिछले साल नवंबर और दिसंबर में तब बेचे गए थे जब वैगनर ग्रुप यूक्रेन की जंग में लड़ने के लिए अपनी सेना में जेल में कैद अपराधियों की भर्ती कर रहा था। हालांकि चीन की कंपनी ने कहा कि उसने जो हेलमेट बेचे उनका इस्तेमाल जंग में नहीं हो सकता, वो तो गेम खेलने के लिए है। और वैगनर ग्रुप के मुखिया ने भी हेलमेट खरीदने वाली कंपनी का नाम तक सुना होने से इनकार कर दिया। इस बीच रूसी सेना के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली कटने की खबर सामने आई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक काफी समय तक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली गुल रही, लेकिन इसकी वजह से वहां बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बिजली कटने से न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलने का खतरा था। हालांकि रूस के मीडिया का दावा है कि समय रहते बिजली ठीक कर दी गई, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकलना शुरू होता तो दुनिया वो तबाही देखती जो किसी परमाणु बम के फटने के बराबर होती। यूक्रेन में मौजूद ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा है। हालांकि इससे पहले भी ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में बिजली कटौती की खबरें सामने आती रही हैं। इधर अफगानिस्तान में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलटों की मौत हो गई। क्योंकि सेना का ये हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से नीचे गिरने लगा और एक बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और काले धुएं का गुबार फैल गया, जिसकी खबर मिलते ही बचाव दल की एक टुकड़ी वहां पहुंची। लेकिन दोनों पायलटों को बचाया नहीं जा सका। अफगानिस्तान सेना के मुताबिक वायुसेना का MD-530 हेलीकॉप्टर सवंगन इलाके में रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। उसी दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसे अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी। इसे काफी एडवांस्ड माना जाता है और हवा में दुश्मनों पर प्रहार के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उधर रूस ने दावा किया कि अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर चाहे जितने प्रतिबंध लगा दें, दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हैं। ये दावा रूस के उप प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि बीते हफ्ते रूस में हुए कजान इकोनॉमिक फोरम में मुस्लिम देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रूस के साथ 100 से ज्यादा व्यापारिक समझौते किए। और यही वजह रही कि रूस के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम देशों ने रूस के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बढ़ाकर अमेरिका और उसके दोस्तों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। ईरान जैसा मुस्लिम देश तो पहले ही खुलकर रूस के साथ खड़ा है और अब कजान इकोनॉमिक फोरम में मुस्लिम देशों की भागीदारी ने रूस की बाँछें खिला दी। किसी भी मुस्लिम देश ने अब तक रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और रूस से अपना व्यापार जारी रखा है। सऊदी अरब और मिस्र जैसे अमेरिका के पुराने साथियों ने यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत तो ठहराया है, उस पर प्रतिबंध लगाकर पुतिन से सीधे सीधे उलझने की जुर्रत उन्होंने भी नहीं की है। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई, जहां मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले एक्टर और मॉडल आदित्य सिंह राजपूत का शव संदिग्ध हालात में मिला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बताया गया कि सबसे पहले आदित्य के दोस्त ने उन्हें बाथरूम में देखा था और उसके बाद आदित्य को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों का दावा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही आदित्य की मौत हो चुकी थी। आदित्य सिंह राजपूत दिल्ली के रहने वाले थे और बतौर मॉडल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने क्रांतिवीर और मैंने गांधी को नहीं मारा जैसी फिल्मों में भी काम किया था। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां एक शादीशुदा आदमी अपनी प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेमिका से शादी कर पाता, उसकी पत्नी अपने और उसके प्रेमिका के घर वालों को लेकर वहां पहुंच गई और फिर पुलिस की मौजूदगी में ही उसे बुरी तरह पीटा। गुस्से से तमतमाई महिलाओं ने उसकी प्रेमिका को भी नहीं छोड़ा। उनमें एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर वहां मौजूद महिलाओं ने उसकी जमकर धुनाई की। बीच सड़क पर हुए इस हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और आरोपी शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नए संसद भवन से जुड़ी। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम 28 मई को सुबह 7 बजे हवन पूजन के साथ शुरू होगा। दिल्ली में बन रहे इस नए संसद भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन में पूजा कराने वाले पंडित सुबह 5 बजे ही वहां पहुंच जाएंगे और सुबह 7 बजे से नए संसद भवन में पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, यानी संडे को, रविवार को सुबह 7 बजे। देखिए बिल्कुल किशोर, सुबह 7 बजे 28 मई जो वीर सावरकर की जयंती है उस दिन
वैदिक विधान पूरे वैदिक विधान मंत्रोच्चार के साथ जो नवनिर्मित संसद है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवन पूजन के द्वारा शुरू करेंगे। पूरा जो पारंपरिक तरीका जो भारतीय संस्कृति का होता है उस पारंपरिक तरीके को अपनाया जाएगा। उसको फॉलो करते हुए भारतीय संसद का जो नया भवन बनाया, नई संसद जो बनी है, उसका उद्घाटन होगा। सावरकर की जयंती के दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भवन में यज्ञ में आहुति डालेंगे और पूरे देश की राष्ट्रीय जो अच्छा ही यानी कि उस भले के लिए उसमें वो भगवान से पूजा करेंगे। इस तरह की जो जानकारी सामने आई है और उस दौरान जो मंत्री जो पंडित हैं और जो विद्वान हैं वो हवन पूजन कराने के लिए उन्हें सुबह 5 बजे पहुंचने के लिए बोल दिया गया है। शुक्रिया जितेंद्र आपका। उधर मध्य अमेरिकी देश एल साल्वाडोर में एक फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 9 लोगों की जान चली गई, जबकि 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें स्टेडियम के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। हजारों की संख्या में मौजूद फुटबॉल प्रेमी इधर उधर भागते दिखे। कुछ लोग जमीन पर गिरे नजर आए और वहां मौजूद लोग घायलों की मदद करते दिखे। वहां की पुलिस ने ट्विटर पर पोस्ट कर यह जानकारी दी कि एक स्थानीय टूर्नामेंट में स्टेडियम में घुसने के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। लोग एक दूसरे पर चढ़कर स्टेडियम के अंदर जाना चाहते थे। इसी दौरान दबने से 9 लोगों की जान चली गई। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे प्रतिनिधियों ने डल झील में चलने वाले शिकारे का लुत्फ उठाया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने डल झील में शिकारे की सवारी की। इस दौरान डल झील और सभी शिकारों को रोशनी से सजाया गया था। डल लेक के पास आसपास के काफी दूर के इलाके पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। आइए मरुभूमि में उद्यान की चर्चा करें। आइए मरुभूमि में उद्यान की चर्चा करें, ध्वंस के संदर्भ में निर्माण की चर्चा करें। सौभाग्य की एक बात कही रंग ने, बादलों के अट्टहासों से घिरे वातावरण में बिजलियों सी कौंधती मुस्कान की चर्चा करें। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा सौभाग्य की एक बात।